अभी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी कैसे बोल रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और एज अ भारत का सिटीजन भारत का नागरिक होने के नाते आप लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है और वो कौन थे। ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था, जैसे कि नाम से ही पता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम वासुदेव। ठीक है। माता का नाम क्या था उनका? हाँ। ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ था अ, जो नंद है, यशोदा मैया, जो यशोदा मैया थी वो, ऐसे कहा जाता है कि उनके रिलेशन में वो उनकी बुआ लगती थी। ठीक है। वो जो कंस था, बेसिकली इसकी छोटी छोटी सी स्टोरी है। जो कंस था ना, द्वारका का राजा, मथुरा का राजा। तो जो कंस था मथुरा का राजा, तो उससे किसी ने भविष्यवाणी में ये कह दिया था कि तुम्हारा जो अंत होगा वो तुम्हारी बहन के बेटे से होगा, मतलब उनकी बहन का बेटा है, उससे तुम्हारा अंत होगा, वही तुम्हारा अंत बनेगा। तो उसने फिर क्या किया था, अपना उनको वासुदेव को और उनकी पत्नी को, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को क्या कर दिया था, उन्होंने बंद कर दिया था कारागार में। ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि जो भी बच्चा उनको होता था वो उसको मार देता था, कंस। ठीक है। लेकिन जिस दिन जो भी लड़की होती थी उसकी डेथ हो जाती थी, वो मार देता था। बट जिस जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उस समय बहुत बारिश हो रही थी और वासुदेव उसको बेटे को लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। ठीक है। और वो वृंदावन में नंद के घर में उसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ आए। ठीक है। और क्योंकि उनको भी बच्चा हुआ था, उनको बेटी हुई थी, और वो उनकी बेटी को लेकर के वहां पर आ गए थे कारागार में। तो कंस ने उनके बच्चे को समझ के वो जो नंद की बेटी को लेकर आए थे उनको मार दिया था। और भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन नंद के यहाँ पर हुआ था। ठीक है। इसलिए उन्हें नंद किशोर भी कहते हैं और नंद लाल भी कहते हैं, यशोदा के बेटे थे वो। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण, तुमको पता ही है कि उनके उसी जन्म के दिवस को मनाने के लिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। बाकी देखो, ये कंटेंट तुम लोगों को याद रखना है, बाय हार्ट करना है, अभी याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये अभी चल रहा है बेटा। हुआ क्या था बेसिकली कि 2022 में 2022 में G20 की जो अध्यक्षता थी वो इंडिया पर थी। इंडिया ने उस समय हमने मतलब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि वी आर नॉट रेडी यट, क्योंकि हमें बहुत प्रिपरेशन करनी है बेटा। ऐसा वैसा समिट नहीं है कि 4 मेहमान आ रहे हैं उनके लिए दावत की तैयारी करनी है, नहीं। बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि G20 अभी हम क्लास में भी पढ़ेंगे। हाँ, कि एक तो बेटा 29 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, पूरा मिलाकर 20 कंट्रीज हमारी टोटल हो रही है। वहां से डेलीगेट्स आते हैं, उनको हर चीज का हमें देखना होता है। और इसके अंदर बेटा बिजनेस 20, यूथ 20, बहुत सारे छोटे छोटे समिट भी हुए हैं, मेडिसिन पर भी समिट हुए हैं, उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन करनी थी। तो 2022 में हम पर ये आई थी, लेकिन उस समय हमने इंडोनेशिया से पूछा था। इंडोनेशिया से 2022 में, लिसन, इंडोनेशिया से हमने 2022 में ये पूछा था कि आप कर सकते हो होस्ट 2022 में, तो आप कर लो। 2022 में इंडोनेशिया ने हमारी बात मान ली, इंडोनेशिया ने इसे होस्ट कर लिया। अब 2023 में जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया के पास ही जाती, लेकिन इंडोनेशिया से हमने 2022 में ही होस्ट करवा दिया कहते, क्योंकि इंडोनेशिया अब 2022 में आसियान समिट की अध्यक्षता कर रहा है बेटा। एक टाइम पे एक कंट्री 2 समिट, बड़े ग्लोबल समिट आयोजित नहीं करवा सकती। तो इसलिए 2023 का जो समिट है आसियान, ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है। ठीक है। और ये कौन सा है? 43वां सम्मेलन है। ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। अब इसके आसियान के बारे में समझो कि आसियान है क्या। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की एक ग्रुपिंग है। और ये बेटा ग्लोबल लेवल पे नहीं है, ग्लोबल लीडर बुलाए जाते हैं, बट ये एक रीजनल समिट है। ठीक है, रीजनल होता है, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। रीजनल मतलब ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन में। अब साउथ ईस्ट कैसे, तुम्हें कैसे पता चलता है कि साउथ ईस्ट में क्या है? देखो, ये हमारा इंडिया है, हम एशिया के साउथ ईस्ट में हैं। ठीक है, इंडिया के बाद ये जो कंट्री है, या म्यांमार है, यहाँ पे बेटा थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब जो है, और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया, जकार्ता, जावा, ये सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी, बहुत तुम्हारी फेवरेट सी सिटी है, कंट्री है छोटी सी, सिंगापुर। इट्स अ वेरी फेमस सिटी सिंगापुर। तो इसका जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में हुई थी, यानी कि 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुई थी। और बैंकॉक कहाँ पर है बेटा? थाईलैंड में। और जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर मतलब बाकी मेंबर तो बाद में आके जुड़े, जब ये बना था तब कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन और सिंगापुर। एक पता, एक शॉर्ट चल रहा था, तो एक अफ्रीकन पर्सन था और वो फिलीपींस का प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही कर रहा था। उसमें तुम्हें दिखाऊंगी मैं उसे, वो शॉर्ट में फिलीपीन को लिखता फिलीपीन है पर उसको पढ़ता कुछ और है। जैसे तुमने वो गूगल वाली देखी होगी, वो गूगल लिखती है बोर्ड पे GOOGLE गूगल, और जब पढ़ती कुछ और है। हाँ, तो वो बहुत फनी सा प्रोनाउंसिएशन है इसका, देखना। बट है, हम क्या पढ़ेंगे इससे बेटा? कुछ लोग, हम इंडियन है तो हम फिलीपींस पढ़ते हैं, कुछ इसे फिलिपाइन पढ़ते हैं, तो डिपेंड करता है कहाँ की बोली है। ठीक है, कुछ फिलिपाइन बोलते हैं। तो आसियान का पूरा नाम याद होना चाहिए। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। अच्छा, एक क्वेश्चन, इंडिया मेंबर है इसका? नहीं, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है। हमें वहां पे एज अ ऑब्जर्वर बुलाया जाता है बेटा, ऑब्जर्वर के तौर पे। हाँ, है तो साउथ ईस्ट एशिया में हम आते हैं, बट ये ग्रुपिंग सिर्फ इन्हीं लोगों की है, इन्हीं कंट्रीज की है। हम पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, बन जाएंगे बट हम है नहीं, अभी मेंबर नहीं है इसके। ठीक है, तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन हमें ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर बुलाया जाता है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं। और ये कब से कब तक हुआ है? 5 से 8 सितंबर, 7 और 8 सितंबर के बीच में होगा। और तब तक एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम G20 होस्ट कर रहे हैं, तो इनका जो शेड्यूल था, इनका भी G20 से ही क्लैश कर रहा था। तो इंडोनेशिया से हमने मतलब अर्ज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि आप टाइम को थोड़ा कम कर लो, मतलब हमें पहले बुला लो। तो प्रधानमंत्री जी को पहले बुला लिया, और वो ये थोड़ा शेड्यूल से पहले करवा दिया G20 की वजह से, क्योंकि वही कंट्री फिर बेटा G20 में भी आ रही है, तो ये भी थोड़ा सा है। आ गए? तो वो तो फ्लाइट है, फ्लाइट से तो अब आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखना कि 5 से कितने, 8 सितंबर के आसपास, 5 से 8 ही है। पहले मैं तुम्हें कंफर्म ही कर दूं, नहीं तो मैं, हाँ 7 है। ठीक है, क्योंकि 8 से तो बेटा हमारा G20 9 से 8 से स्टार्ट हो रहा है। 5 से 7 सितंबर के आसपास ये होगा। ठीक है, ये हो गया। याद रखना 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है 8 अगस्त 1967 को, और ये सारी चीजें और इसका पूरा नाम। फिर आते हैं मालाबार नौसेना अभ्यास में कितने देश ने भाग लिया? तो मालाबार नौसेना अभ्यास 11 से 21 अगस्त के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें मैंने उस समय भी तुमको लिखवाया था क्वेश्चन, और ये ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में होता है। उनकी नेवीज के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे मालाबार नौसेना अभ्यास कहते हैं। चलो, गैबोन। गैबोन हाल ही में चर्चा में है, ये कहाँ है? गैबोन में एक बहुत अलग सी चीज हुई है। गैबोन इज अ कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री है, और ये गैबोन अफ्रीका में है।
अब इसमें क्या हुआ है, जो अफ्रीका के सैनिक हैं, उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर लिया है। मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया। वहां के राष्ट्रपति का नाम है अली बोंगो ओनडिंगमा। अली बोंगो ओनडिंगमा, उनको क्या कर लिया है, उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया है। ठीक है। और जो ये गैबोन है, ये बहुत छोटी सी कंट्री है, अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट की तरफ है, और ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सब सहारा का। ऑयल प्रोड्यूसर है, वहां का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। देखो, ऑल द कंट्रीज इन अफ्रीका आर नॉट पुअर। जो गोल्ड में रिच है, जैसे कि कोंगो हो गया, या ये हो गई गैबोन, केनिया, इथोपिया और इजिप्ट, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो ऐसी हैं जो कि बहुत रिच है। तो ये भी, गैबोन भी उन्हीं कंट्रीज में से आता है। इसमें ऑयल का जो रिजर्व है वो 4th लार्जेस्ट है इन सब सहारा रीजन में है। हाँ, तो वो उस साहेल रीजन वाली कंट्रीज में है, सबसे ज्यादा साहेल वाली में। जैसे मैंने बताया ना, नाइजर, माली, शेड, और ये एक और नाम था उसमें, नाइजीरिया, उसके आसपास की कुछ कुछ जगह है। हाँ, सूडान, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये पाई जाती हैं, मतलब इस तरह के केसेस है। बट वहां का ना डेवलपमेंट में उनकी भी गलती नहीं है। उनकी गलती पता है क्या है? ब्रिटिशर्स ने उनको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, बनाया हुआ था। जब वे इंडिपेंडेंट हो गए, ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुमको जो चाहिए हम देंगे, यानी कि मेडिसिन देंगे, फूड वगैरह सब कुछ, फूड ग्रेन वगैरह सब कुछ हम देंगे, उसके बदले में हमें सिर्फ आपका आयरन ओर चाहिए और ऑयल चाहिए। अब यूरोप क्या करता है, यूरोप की जो कंट्रीज है, ब्रिटेन जो है, ये वहां से ले तो लेता ऑयल वगैरह, लेकिन जितना ले रहा है ना, उससे कम का वहां पे ग्रेन वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए वो कंट्रीज कहाँ शिफ्ट कर रही हैं? इंडिया की तरफ। इसलिए हमारे रिलेशन उन कंट्रीज से ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, नाइजर वगैरह से। वहां पर हम भी देखो, जो उन्हें चाहिए, क्या चाहिए, फूड चाहिए, हमारे पास है, दे सकते हैं, ग्रेन बेच सकते हैं। अगर हम व्हीट की बात करें, राइस की बात करें, जो उन्हें फूड चाहिए, वो मेडिसिन हमारे यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो ये चीज है। बट प्रॉब्लम ये है, वो ऑयल उन्हीं को दे रहे हैं। अगर वो ऑयल भी हमें देना स्टार्ट कर दें तो हम उनको और हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प इन द सेंस कि वो हमें ऑयल और आयरन और प्रोवाइड करा दें, हम उनको बाकी सारी चीजें दे देंगे। तो एक्सप्लॉइटेशन अभी भी उनका हो रहा है, इसलिए वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। और एक और चीज है, ISI वो कौन सा है जिसमें 2 S हैं और 2 I है? ISIS वही है ना, यही तो है। ISIS, हाँ यही है। ये कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड वहां पे था बगदादी, मारा गया वो शायद अब। और जो ये था ओसामा बिन लादेन भी इसी का पार्ट था, ISIS का। तो ISIS जो है वहां पे कहीं भी शांति रहने नहीं देना चाहता। ISIS वहां से बच्चों को उठा लेते हैं, उनको अपने यहाँ पे टेररिस्ट बना देते हैं, गन उनके हाथ में दे देते हैं। बेटा, जब वो अनएम्प्लॉय में रहेंगे, उनके पास काम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे के लिए गन उठा लेंगे। तो वहां पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी शांति नहीं रहने देना चाहती। ये प्रॉब्लम, वहां की सरकार भी तो कठपुतली है। तुम देखो, हैंडफुल ऑफ सैनिकों ने गैबन के प्रधान, वहां के प्रेसिडेंट को वो कर दिया हाउस अरेस्ट। तो तुम बताओ किसके हाथ में पावर है? वहां की मिलिट्री के हाथ में पावर है, और कंट्री कुछ कर नहीं सकती है। जैसा अफगानिस्तान के साथ हुआ है, पहले सोवियत यूनियन का था, फिर यूएस ने आ गया, यूएस जैसे ही चला वहां से, तालिबान ने कब्जा कर लिया वहां पे। तो ये प्रॉब्लम है। तो इन लोगों की जो, अगर देखो, इन लोगों की अगर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है ना, तो वहां के खुद के लोग ही उस पर स्टैंड ले, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बाहर की कंट्री कब तक हेल्प करेगी? यूएस को ही देख लो, कब तक रहा यूएस अफगानिस्तान में। जैसे यूएस चला वहां से, सारी वहां से ट्रूप चले गए, तालिबान ने काबुल कैप्चर कर लिया। तो ये सीन है। अफ्रीका अटलांटिक तट पर है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सब सहारा में, और 1960 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था। ये किसकी कॉलोनी था बेटा? फ्रेंच की कॉलोनी था। सारी यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनी बनाने में बिलीव करती थी, बस एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये याद रखना। अब हाल ही में सहारा में एक असामान्य पत्थर की खोज हुई है, उसका नाम क्या है? तो सहारा में एक पत्थर मिला है, एक स्टोन मिला है। स्टोन मतलब रॉक,
एक काइंड ऑफ रॉक। ये रॉक ऐसा है कि ये बेटा पृथ्वी से बिलोंग नहीं करता, मतलब हमारी अर्थ पे नहीं मिलता। ये रॉक ऐसा कहा जा रहा है कि मीटियोरॉइड का पार्ट था, और ये यहाँ पर कभी मीटियोरॉइड की स्ट्राइक हुई थी, तो तब का ये यहाँ पर मिला है उनको। तो इसका नाम है अर्चेक 002। अर्चेक 002 जो है ये अनग्रुप्ड अनकोडराइट है, यानी कि मीटियोराइट के जैसा। और इसका कैसे पता चला कि ये हमारी पृथ्वी का नहीं है? क्योंकि बेटा इसमें जो पदार्थ मिले हैं, एलिमेंट मिले हैं, जैसे कि लेड 206, यूरेनियम 238 और 35। यूरेनियम कभी भी हमारे यहाँ पे मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, यूरेनियम को हमेशा थोरियम से बनाना पड़ता है, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, यूरेनियम का जो रिजर्व है वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, वो थोरियम से प्राप्त करना पड़ता है। और ये जो इस पत्थर में मिला है, ये मिला है फ्री स्टेज में, अनडिकेड। अनडिकेड मतलब इसका डिके नहीं हुआ। तो ये वाला जो पत्थर है सहारा डेजर्ट में पाया गया है, अर्चेक 002 इसका नाम है। इसके बारे में इतना ही याद रखना, नाम ही पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाना। अब डिमेंशिया किससे संबंधित रोग है? डिमेंशिया तो सुना होगा, अल्जाइमर भी सुना है। अल्जाइमर और डिमेंशिया, डिमेंशिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ अल्जाइमर। मैं याद दिलाती हूँ, जिनको भूलने की बीमारी हो जाती है उनको डिमेंशिया कहते हैं, ठीक है। तो डिमेंशिया जो है ये मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है, और अभी इसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा है डिमेंशिया के केसेस। तो और इंक्रीज ही हो रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे हैं, इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो इसमें बेटा डिमेंशिया इंडिया अलायंस, डिमेंशिया इंडिया अलायंस, ये हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने बेटा डिमेंशिया की एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। जो भी इस रोग से पीड़ित है उनको मदद दी जाएगी, ठीक है, हेल्प दी जाएगी, जो भी मेडिसिनल सपोर्ट हो पाएगा। और ऑनलाइन क्लिनिक चलाए जाएंगे। जिसको भी इस बीमारी से कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है, उनको ऑनलाइन सपोर्ट दिया जाएगा, कि मतलब उनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो घर पे बैठे अपने फोन से ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके फोन पे ही उनसे हेल्प ले सकते हैं कि क्या लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये डिमेंशिया जो बीमारी है ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, जिसमें कि हमें मेमोरी लॉस होने लगता है और थिंकिंग जो है हमारी चेंज होने लगती है। मतलब गजनी वाला भी हिसाब हो जाता है कभी कभी, क्या कुछ समय के लिए कुछ चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। डिमेंशिया, ठीक है, याद रखना ये बीमारी है, बट दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और एक समय के बाद सभी को ये होने लगता है। सभी के साथ तो नहीं, ओल्ड एज में तो नॉर्मल है, सबके साथ होगा। बट बेटा अब प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड एज से पहले भी कुछ लोगों को ये होने लगा है। हाँ, मतलब होने लग रहा है, मैं बता रही हूँ कि अभी भी हमारी एज में भी हो रहा है। चलो नेक्स्ट है गुजरात डिक्लेरेशन, हाल ही में चर्चा में रहा। गुजरात डिक्लेरेशन मैंने बताया था कि ये G20 की है एक मीटिंग हुई थी बेटा हेल्थ पर, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जो ग्लोबल समिट हुआ है 2023, उससे संबंधित है गुजरात डिक्लेरेशन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी जिस भी कंट्री में ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये उससे संबंधित है। जैसे कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन से उसमें है, ब्रांच में, आयुर्वेदा में, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्कोप बताता है कि एलोपैथिक से ज्यादा आप ट्रेडिशनल मेडिसिन पर फोकस कीजिए, और उससे जो है आपको लॉन्ग टर्म फायदे मिलेंगे, जैसे कि आयुर्वेदा से, ठीक है। एलोपैथिक में तुमको अभी सर दर्द हो रहा है, अभी तुमने मेडिसिन खाई ली और तुम्हारा सर दर्द गायब, लेकिन कल सुबह को वो फिर आ जाएगा सर दर्द, एलोपैथिक से, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदा एक ऐसी मेडिसिन प्रोसेस है कि वो जड़ से खत्म कर देगा, कि आपको वो फिर दोबारा होगी ही नहीं प्रॉब्लम। ऐसी दवाई आयुर्वेदा की बहुत सारी सेंटर है, और आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, और हमारे तो घर में भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं बहुत सारी, जो जो हम स्पाइसेस वगैरह लेते हैं घर में, टर्मरिक है, कुछ भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो घर की हमारी दवाइयों के तौर पे काम आती है।
फर्क लॉन्ग टर्म पे नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म पे पड़ जाता है। बट जो आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट से तुम दवाइयां वगैरह लोगे, नॉट फ्रॉम द जो बाबा रामदेव की ऑर्गेनाइजेशन है। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसमें ये कहते हैं कि भाई उसमें जीरो ये है, जीरो केमिकल है, ये है वो है। तो मैं एक सच्चाई बता रही हूँ, तुम लोग कहते हैं कि रियल जूस लो, रियल जूस बहुत बढ़िया होता है। अब मैं रियल जूस या किसी भी जूस की सच्चाई बता रही हूँ, कोई भी तुम परचेज करोगे मार्केट से, उसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, उसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद बेटा उससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि वो बहुत सारे दिन तक रुक जाए, उसको उबाला जाता है, उसमें शुगर भी ऐड किया जाता है, उसमें एक केमिकल आता है जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट भी डाला जाता है उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव, सो दैट कि उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे। ठीक है, और आप सोचते हो कि रियल जूस, ओ आप रियल फ्रूट का जूस पी रहे हैं, वो रियल नहीं रहा फिर। ठीक है, उबलने के बाद तो पहली बात तो उसके विटामिन वगैरह वहीं पर मर गए। ठीक है, विटामिन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं जब उसको बॉईल किया जाता है। तो रियल जूस या कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अब आ गया है सिंथेटिक, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो तुम जूस की शॉप पे खड़े होके पियोगे वही रियल है और कुछ रियल नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रोसेस, तुम प्रोसेस देख लेना, किसी भी जूस को बनाने का प्रोसेस डालना यूट्यूब पे और निकल के आ जाएगा। बॉयल होता है, ठंडा होगा, फिर बॉयल होगा, फिर उसमें सोडियम वगैरह ये सब ऐड होंगे, तब वो फाइनली मार्केट में आता है। ठीक है, तो आयुर्वेद से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में जो मेडिसिन वगैरह है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी, और ये हम ही नहीं फॉरेन कंट्रीज भी इनको यूज कर रही हैं। तो ये समिट हुआ था WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन का 2023 में, अभी गुजरात में। अब लासिते किस देश से संबंधित है? लासिते अभी फ्रांस में एक घटना हुई है कि फ्रांस में जो है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उसको लेकर, तुमने हिजाब वर्ड सुना है, सभी ने सुना होगा हिजाब। ठीक है, फ्रांस में उसे कहते हैं अबाया, अबाया। तो फ्रांस में एक वर्ड है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जोड़ा था, लासिते। लासिते का मतलब था सेक्युलरिज्म। तो फ्रांस का और इंडिया का सेक्युलरिज्म मैं बताती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रांस का सेक्युलरिज्म और इंडिया का सेक्युलरिज्म। सबसे पहले फ्रांस के सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो फ्रांस का जो सेक्युलरिज्म है वो ये कहता है कि जो धर्म है, जितने भी धर्म है, रिलीजन है, लासिते क्या कहता है कि किसी भी रिलीजन को अपने आप को पब्लिक में शो करने की वो नहीं है परमिशन। पब्लिक में वो ये नहीं शो कर सकते कि आप शो करने का क्या मतलब है, आप पर्टिकुलर कुछ ऐसा पहन नहीं सकते, कुछ ऐसे शो नहीं कर सकते जिससे कि आपकी आइडेंटिटी पता चल जाए कि आप क्या हो। तो लासिते के अंतर्गत ही फ्रांस में अभी अबाया बैन कर दिया गया है। अबाया जिसे इंडिया में हिजाब के नाम से जाना जाता है, वो बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो लासिते की जो, लेकिन हमारे इंडिया की फिलोसफी क्या कहती है, हमारे इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है बेटा, ये है पॉजिटिव काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव मीन्स कि सभी धर्मों को समान मिली हुई है स्वतंत्रता अपने रिलीजन को शो करने की। ठीक है, तो लासिते जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में ऐड हुआ था इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन फ्रांस, और इट सेज दैट नो रिलीजन हैड अ परमिशन टू शो देमसेल्फ इन द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में आप कुछ शो नहीं कर सकते, आप कहाँ से हैं, क्या है, कुछ ऐसा पहन नहीं सकते जो वहां पर पहना जाता है, वहां के जो सिटीजन पहनते हैं वही आपको पहनना पड़ेगा। तो उसी के तहत इन्होंने अबाया बैन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का उद्देश्य क्या था? तो एक स्पीशीज में तुम लोगों को बता रही हूँ, अगर तुम्हें पता हो, लेंटाना। लेंटाना सुना है कभी? नहीं, लेंटाना इज अ प्लांट। ये एक प्लांट है, और ये प्लांट ऐसा है कि मतलब इसकी जो है ना, अगर ये प्लांट कहीं पे हो गया ना तो इस चारों तरफ फैल जाता है, और इसकी जो एक झाड़ी होती है और इस पे ऐसे फ्लावर लगते हैं छोटे छोटे, जैसे कि इस पे गेंदे पे लगते हैं, इस तरह के फूल होते हैं। लेंटाना हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशीज जैसे कि कोई पक्षी किसी जगह से यहाँ पर आया,
या किसी के भी थ्रू, किसी प्लांट के किसी अदर चीज के थ्रू हमारे यहाँ पे इसके सीड्स आ गए, वो यहाँ उग गए, और उगने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर वो फैल गई। तो ये कुछ कैसी है बेटा, इन्वेजिव स्पीशीज है। इन्वेजिव का मतलब क्या है, एलियन। एलियन मतलब विदेशी, हमारे यहाँ पे है नहीं है, दूसरी कंट्री की है। ठीक है, तो ये कुनमिंग प्रोटोकॉल जो हुआ था, ये इन्वेजिव स्पीशीज को रिड्यूस करने के लिए हुआ था। ठीक है, अब इसमें मैं तुम्हें एग्जांपल बताती हूँ। जीका वायरस, जीका वायरस सुना है, सुना तो होगा जरूर। मलेरिया, जीका वायरस, और ये वेस्ट नाइल फीवर, जीका वायरस, मलेरिया। चलो, हाँ, अब मॉस्किटो की बात कर लेते हैं। बेटा मॉस्किटो भी देसी और विदेशी होते हैं। हमारे यहाँ के जो मच्छर है, जो गाना गाते हैं, वो हमारे मच्छर है। ठीक है, और जो बाकी बाहर के हैं, जैसे कि अगर हम बेटा एनाफिलीज की बात करें, जो मलेरिया को फैलाता है, वो हमारे यहाँ का मच्छर नहीं है, वो इन्वेजिव स्पीशीज है। जीका वायरस का जो जिस मच्छर की वजह से जीका वायरस फैलता है, वो भी हमारे यहाँ का नहीं है, वो भी इन्वेजिव स्पीशीज है। तो कुनमिंग प्रोटोकॉल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो ये हुआ था प्रोग्राम सिग्नेचर, तो इसके तहत क्या था कि जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं उनको रिड्यूस करना। ठीक है, अब तुम्हें पता है मलेरिया के मच्छर हमारे यहाँ चारों तरफ फैल चुके हैं, अब कैसे रिड्यूस करें। ठीक है, तो इसमें एक था, तुमने सुना तो वो ऐड नहीं आता था कि आप अपने घरों पे पानी ना जमा होने दें, ये वाला, तो वो चीज आप कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। बाकी अपने यहाँ पर, हाँ, अपने यहाँ जो वो होते हैं, पेस्ट कंट्रोल करा लो अपने घर में, पहले तो पेस्ट कंट्रोल करा लो। पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद आपकी ड्यूटी ये है कि पानी वगैरह अपने आसपास कहीं भी जमा ना होने दो। बात आती है ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज में क्या करना है, घर में नॉर्मल केरोसिन या किसी भी तरह का ऑयल पड़ा होता है, वो ऑयल डाल दो, पेट्रोलियम वाला कोई भी, मर जाएंगे वो। तो ये है इन्वेजिव स्पीशीज पर फाइट। नेक्स्ट है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, कब लॉन्च हुआ था। एथेनॉल सुना है किसी ने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। व्हाट इज एथेनॉल, एथेनॉल नहीं सुना। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। इसको एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, एथिल अल्कोहल और या एथेनॉल। ये आपके बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में, आपके परफ्यूम्स में, आपके फेस वॉश में, आपके क्रीम्स में डाला जाता है। ठीक है, और लेकिन ये तो हो गई कॉस्मेटिक की बात, मेन पर्पस समझ लो इसका क्या है। एथेनॉल बेसिकली क्या होता है बेटा, हमारी शुगर मिल होती है, शुगर मिल में से रेजिड्यू जो बचता है उससे एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल को आप राइस से भी बना सकते हैं, राइस ब्रान से भी बना सकते हैं, और जिसमें भी ग्लूकोज होता है उससे आप एथेनॉल बना सकते हैं, पोटैटो से भी बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मेनली किससे बनाया जाता है, शुगर का जो रेसिड्यू बच जाता है ना बाद में, मॉलिश वगैरह, उससे बनाया जाता है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग एक प्रोग्राम चलाता है। एथेनॉल भी बेटा ज्वलनशील होता है, जैसे कि तुमने देखा होगा कि उसमें जो ये होती है अल्कोहल ज्वलनशील नहीं होता, आग लग जाती है उसमें। तो एथेनॉल भी बेटा ज्वलनशील होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेट्रोल कम हो रहा है, पेट्रोल की जो हमारे यहाँ पे सप्लाई है वो कम है और बहुत ज्यादा महंगी है। तो एक प्रोग्राम चला था एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, जिसमें कि 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के साथ एथेनॉल की 10% ब्लेंडिंग होनी चाहिए। ये वाला जो हमारा टारगेट था बेटा 2021 और 22 के लिए था, और ये हमारा अचीव हो गया है। अब हमने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी मतलब इंडिया ने जारी की है, जिसमें कि कहा है कि 2024 और 25 में 20% ब्लेंडिंग होगी। ठीक है, समझ आ रहा है किसमें ब्लेंड होगा, ये पेट्रोल में। जो पेट्रोल आपको दिया जाएगा उसमें ऑलरेडी ये ब्लेंड मतलब मिला के दिया जाएगा, और मिला के इसलिए दिया जाएगा क्योंकि बेटा तुमको पता है पेट्रोल में क्या रहता है, सल्फर बहुत ज्यादा रहता है पेट्रोल में, इसमें सल्फर होता नहीं है। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ये हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत 20% ब्लेंड किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना, कहीं भी कुछ भी तुमको सरप्राइज मिल सकता है, याद रखना। ठीक है,
चलो तो एक बार याद कर लो, 43वां आसियान समिट कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, और आसियान का पूरा नाम साउथ ईस्ट, ऐसे याद रख लो ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्वी हिंदी में आ जाता तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। अगर स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। कहां पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, मालाबार नौसेना अभ्यास में कितने देश शामिल है? 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। गबोन कहां पर है? अफ्रीका में। ऐसी कहानी से याद रखना, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट कर दिया वहां की मिलिट्री ने। ठीक है, ये याद रखना। हाल ही में सहारा में एक वो पाया गया है, इसको नाम याद रखना, एर्ग चेक 002। जेम्स बॉन्ड 007 होता है। ठीक है, डिमेंशिया पता ही है, मेमोरी से रिलेटेड है। गुजरात डिक्लेरेशन अभी हमारा फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन पर समिट हुआ, लासेट फ्रांस से रिलेटेड है, ये वहां के सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ये ट्रेडिशनल इन्वेजिव स्पीशीज को रिड्यूस करने से रिलेटेड है। तो ये सब दिस इज डन।